नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल आनंदमय होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी और आप अपने कार्य को ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आकांक्षा है। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास में यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ। चलेगा, यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर आप चलेगा प्रारंभ करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज का इतिहास 11 जुलाई आपको पता है 2002 चांग शांग दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 11 जुलाई 2002 में चांग शांग दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 11 जुलाई 2003 लाहौर में दोस्ती बस और दिल्ली से सदाए सरहद बस का परिचालन हुआ। 11 जुलाई 2003 लाहौर में दोस्ती बस दिल्ली से सदाए सरहद बस का परिचालन हुआ। ये महत्वपूर्ण घटना है। और 11 जुलाई एक महत्वपूर्ण दिवस है। 11 जुलाई एक महत्वपूर्ण दिवस है और उस दिवस का नाम आपको बताना है क्या है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस होता है। 11 जुलाई के महत्वपूर्ण अवसर पर एवं उत्सव क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष 24 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या थी? समस्याओं को समझने, समाधान तैयार करने और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए डेटा संग्रह में निवेश करना महत्वपूर्ण है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस साल की थीम या विषय क्या था? समस्याओं को समझना, समाधान तैयार करना और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए डेटा संग्रह करने में निवेश करना महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम थी। चलेगा, आगे चलते हैं। चलेगा, आरबीआई ने नीतिगत इनपुट के लिए 65वां विनिर्माण सर्वेक्षण शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी-मार्च 24 के लिए अपने त्रैमासिक ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्री क्षमता उपयोग सर्वेक्षण ओबीकस के 65वें दौर की शुरुआत की है, जिसमें प्रमुख विनिर्माण डेटा एकत्रित किया गया है। नेक्स्ट, सर्वेक्षण में नए ऑर्डर, बैकलॉग, लंबित ऑर्डर, इन्वेंट्री पर डेटा एकत्रित किया जाता है और यह सर्वेक्षण मौद्रिक नीति निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये आरबीआई है, इसका लोगो है। तो साथियों, यहां पर एक छोटी सी पंक्ति, मोटिवेशनल पंक्ति है, सुनाना चाहूंगा। जिस तरह से आपको पता है कि छाता का क्या इंपोर्टेंस है बारिश के लिए और आत्मविश्वास का क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है सफलता के लिए। तो पंक्ति अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े होने के लिए हौसला अवश्य देता है। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़ा होने के लिए हौसला अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार, उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं दे सकता, आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं दे सकता, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। आपको संघर्ष करना आ गया, मेहनत करना आ गया तो आप सफल हैं। जिस तरह से सीढ़ियां उनके लिए बनी हैं जिनको छत तक जाना है,
सीढ़ियां उनके लिए बनी हैं जिनको छत तक जाना है, जिनकी निगाहें, जिनकी सोच, जिनकी नजर आसमान पर है, जिनकी निगाहें, जिनकी सोच, जिनकी नजर आसमान पर है, उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। खुद रास्ता बनाइएगा, चलिएगा, कदम आगे बढ़ाइएगा, आप जरूर सफल होंगे। प्रातः वंदन, नंदन, अभिनंदन। चलेगा, अब मैं कंटिन्यू क्लास को करता हूं। तो यहां पर हम चलते हैं आगे की तरफ। महिला उद्यमियों के लिए, यहां पर महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा के लिए शहर की शुरुआत की गई है। क्या है ये, इस पर समझते हैं हम। महिला उद्यमिता मंच वेफ जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है और ट्रांस यूनियन सिविल ने शहर नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों के बीच वित्तीय साक्षरता और व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा देना है, ताकि व्यवसायिक विकास के लिए वित्तीय साधनों तक उनकी पहुंच आसान हो सके। महिला उद्यमिता मंच वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम नीति उद्योग द्वारा विकसित एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मंच है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मंच है जिस पर महिलाओं के लिए शहर नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है और जहां पर महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना उद्देश्य है। चलेगा, आगे चलते हैं। भारतीय उद्योगपति और परोपकारी राम बुक्सानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यूएई में एक प्रमुख भारतीय व्यवसायी परोपकारी व्यक्ति राम बक्सानी का दुबई में निधन हो गया। राम बक्सानी, बस याद रखना, निधन हो गया। बक्सानी जो 1959 में 5 रुपये लेकर दुबई पहुंचे थे, मात्र 5 रुपये लेकर दुबई पहुंचे थे। कहानी है, संघर्ष भरी कहानी है। एक ऑफिस क्लर्क से कॉस्मोस आईटीएल ग्रुप के अध्यक्ष बने और इसे 1 बिलियन दिरहम उद्यम में बदल दिया। बक्सानी ने शैक्षिक और सामाजिक कल्याण पहलों का समर्थन किया और सामुदायिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये इनकी उपलब्धि है। इसलिए आपको पता है, मैं एक और कहना चाहूँगा, जिस तरह से बॉलीवुड एंटरटेनमेंट से चलता है, हॉलीवुड टेक्नोलॉजी से चलता है, उसी तरह से सक्सेस, सफलता सिर्फ मिलती है मेहनत से मिलती है। मेहनत से कभी भी मत हटना पीछे, क्योंकि जो मेहनत करता है वो जरूर सफल होता है। समय लग सकता है, इट विल टेक टाइम, पर आप जरूर सफल होंगे। ये आपके सामने दिख रहा है, मात्र 5 रुपए से यह लेकर दुबई चले जाते हैं और इतने बड़े उद्योगपति, परोपकारी, और आज इनका नाम, ठीक है, बिलियनर्स में शुमार है। तो इनके लिए श्रद्धांजलि, आपसे भी चाहूंगा कमेंट में आप इनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। चलेगा, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार डॉक्टर स्वामीनाथन, कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन, प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और ICMR की महानिदेशक हैं, जो टीबी उन्मूलन प्रयासों का समर्थन करने के लिए व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता रखती हैं। इसलिए इनको अभी फिलहाल में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलेगा, कब? 11 जुलाई को, अभी हाल ही में। नेक्स्ट करंट अफेयर से आपके सामने CSIR MSSRF ने ग्रामीण आजीविका सृजन के लिए समझौता किया है, एक समझौता किया है। भारत का नवाचार इंजन, द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया, चलेगा। यहां पर बात करते हैं वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक
औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिस्ट इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च। ऐसा इनका क्या है फुल फॉर्म है। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने ग्रामीण आदिवासी कृषक समुदायों के लिए आजीविका सृजन को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू कहते हैं उसको, ठीक है। इस साझेदारी का उद्देश्य CSIR प्रयोगशालाओं से सस्ती सिद्ध प्रौद्योगिकियों को MSSRF द्वारा चयनित समूहों को हस्तांतरित करना है, जिससे कृषि, खाद्य और पोषण में व्यवहारिक समस्याओं का समाधान हो सके। तो इस तरह का उनका उद्देश्य है, समझ लेना, ठीक है। फुल फॉर्म याद रख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा और इसके अंदर का 1-2 पॉइंट याद रख लेना। अगला आता है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल 11 जुलाई प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। मोदी जी एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए कम से कम दर्जन भर देशों ने इनको वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस दर्जे को प्राप्त किया है, जो दर्जन भर अवार्ड ले चुके हैं। क्रेमलिन के सेंट एंड्रयू हॉल में एक विशेष समारोह में रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन, रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य योगदान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया है। पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी और इसमें डिक्लेरेशन कब दे दिया था? 19 में। और प्रधानमंत्री मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय सम्मान से सम्मानित होने वाले। ये हमारे भारत के लिए, भारतीयों के लिए, ठीक है, हमारे भारतवर्ष के लिए, हिंदुस्तान के लिए, एक एक हिंदुस्तानी के लिए एक गर्व की और गौरव की बात है। चलेगा तो ध्यान रखना, इसरो ने नासा ISS मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इसरो ने नासा ISS मिशन है उसके लिए, ठीक है, यात्रियों का चयन करना प्रारंभ कर दिया है 11 जुलाई से। इसरो ने नासा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल, ठीक है, स्पेस स्टेशन, ISS क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को चुना है, जो अक्टूबर 24 से पहले नहीं होगा, समथिंग अक्टूबर में होने वाला है। और एक्सियोम 4 मिशन पर केवल 1 अंतरिक्ष यात्री जाएगा और यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नासा की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भारत की अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान 25 में होने का अनुमान है और भारत की जो स्पेस में उड़ान होगी वो 2025 में होगी, ठीक है। ये चल रहा है, इसरो ने इस तरह से आपके लिए अवगत कराया है, देख लेना। 11 जुलाई को हुआ है और आगे की जो डेट होगी और हम आपको बताते रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गौतम गंभीर को भारत का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे आप कमेंट करके बताएंगे, और वो है हेड कोच, मुख्य कोच जिन्होंने अभी T20 विश्व कप जीता है, उनका नाम बताएं कमेंट करके। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं, तो चलेगा। भारत के पूर्व बल्लेबाज 2011 विश्व कप विजेता गौतम गंभीर को राहुल द्रविड़ की जगह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया के बाद उन्हें 3 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। BCCI सचिव जय
शाह ने गंभीर का स्वागत किया। आधुनिक क्रिकेट के लिए उनके दृष्टिकोण अनुभव पर प्रकाश डाला। आधुनिक क्रिकेट के लिए उनके दृष्टिकोण अनुभव पर प्रकाश डाला और इसलिए इनको इस पद पर चुन डाला। ठीक चलेगा, बाकी बात आगे करेंगे। और अब बात करते हैं एनसीएम का क्या है। एनसीएम का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मासिक सर्वधर्म बैठक करने का परामर्श। अब क्या है, जितने भी हमारे राज्य हैं, राज्य कितने 28 हैं बता चुका हूँ, 8 क्या हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं बता चुका हूँ। तो उनके लिए मासिक सर्वधर्म बैठक करने की परामर्श दिया है। तो हर महीने सभी धर्मों के जो बुद्धिजीवी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, गुरु हैं या वक्ता हैं, इन सभी को शामिल करके बैठक ली जाए और सभी धर्मों पर विकास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए, मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, सम्मानित करने के लिए इस तरह से बैठक का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम, ठीक है, आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एनसीएम राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और घृणा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उपमंडल स्तर पर मासिक और जिला स्तर पर हर 2 साल में सर्वधर्म बैठकें आयोजित करने का परामर्श दिया है। इस पहल का उद्देश्य विश्वास का निर्माण करना है, चुनौतियों का समाधान करना है और नागरिकों के अपने धर्म का पालन करने के अधिकार को सुनिश्चित करना है। यह इस तरह से एक मुहिम या पहल या एक तरह से कहा जा सकता है, वो सबको एक साथ में लाने की पहल है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान विशाल देश है, भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा वाला देश है। भारतीय संस्कृति देश ही नहीं पूरी दुनिया में विख्यात है और नाम रोशन कर रही है। तो चलिएगा, एक ये हो गया है। एनसीएम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका उद्देश्य क्या है, और जो बैठक है सर्वधर्म बैठक, एक किसने चालू की है, किसने प्रारंभ की है, ऐसा प्रश्न आपसे उससे पूछा जा सकता है। दल खालसा के संस्थापक गजेंद्र सिंह खालसा का निधन। दल खालसा के संस्थापक गजेंद्र सिंह खालसा का निधन हो गया है। श्रद्धांजलि इनके लिए भी, ओम शांति। दल खालसा के संस्थापक और 1981 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 423 को हाईजैक करने वाले 5 लोगों में से एक गजेंद्र सिंह खालसा की 74 वर्ष की आयु में पाकिस्तान में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। जनरल सिंह भिंडरावाले सहित खालिस्तानी चरमपंथियों को छुड़ाने के उद्देश्य से किए गए इस अपहरण के लिए परिणाम स्वरूप खालसा को 81 से 94 तक पाकिस्तान में कैद रहना पड़ा और इस तरह का काम करने के लिए इनको 81 से 94 में क्या हुआ, पाकिस्तान में कैद में रहना पड़ा और उन्हें भारत सरकार द्वारा आतंकवादी करार दिया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा आतंकवादी करार दिया गया है और इनका देहांत हो गया है। चलेगा, अब बात करते हैं आगे। DPIIT NCAER ने लॉजिस्टिक्स लागत आकलन के लिए समझौता किया है। समझौता क्यों किया है देख लो। उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER ने भारत में लॉजिस्टिक लागत का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, यह पहल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लॉजिस्टिक लागत को कम करना है और NCAER अध्ययन करेगा, एक वर्ष के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो यह उनका उद्देश्य है और आपको बस 2 चीज़ें याद रखना है, DPIIT और NCAER ने लॉजिस्टिक लागत आकलन करने के लिए समझौता, बस इतना करना। ये तो आपको समझ के लिए डेटा है, आपके हेडिंग से ही पूरा काम हो जाएगा। क्या समझौता हुआ, लॉजिस्टिक, ठीक है, लागत आकलन करने के लिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस आपको समझना है, और ये आज हमने एक्स्ट्रा ले लिया, अलग से लिया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री होने वाली है पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो 140 करोड़ भारतीय हो चुके हैं, और आप देखो और कितनी प्रोग्रेस करते हैं, तो ये डिपेंड करता है आगे की स्टोरी पर यहाँ पर हम पूरी बात करेंगे मुद्दे की। विश्व जनसंख्या दिवस या अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को फैमिली प्लानिंग काम का है ना आप सबका, ठीक है, कर लो फैमिली प्लानिंग। लैंगिक समानता बिल्कुल सही है, और जेंडर इक्वलिटी और प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर अवगत कराना होता है। तो इस जो दिवस है मनाने का उद्देश्य, पर्पस क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग कैसे करें, लैंगिक समानता कैसे करें, प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर अवगत कराना है। तो ये सारी चीज़ें उद्देश्य में शामिल हैं, और साल 1989 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। तो बस इतना ध्यान रखना, 11 जुलाई 1989, ठीक है, 11 जुलाई 1989 में इसको शुरुआत किया गया था मनाना। वैश्विक जनसंख्या 5 बिलियन के पार हुई थी, जिस चलते इस दिन को डे ऑफ 5 बिलियन के रूप में मनाया गया था। डे ऑफ 5 मिलियन का दिन के रूप में मनाया गया था तब। अब कितनी हो गई आप खुद देख लेना, 5 बिलियन तो ज़्यादा, 7 बिलियन तक पहुंचने वाली है। हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन कितने तक पहुंचने वाली है, 7 बिलियन तक पहुंचने वाली है, क्योंकि ये प्रोग्रेस रुक नहीं रही है, सब कंटिन्यूअसली चल रही है। ठीक है, चलने दो, कोई इशू नहीं है, बढ़ेगी लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि संसाधनों के हिसाब से देखें नहीं, आप इतनी पॉपुलेशन कर लें कि आगे चल के आपको संसाधन ही ना मिले, तो थोड़ा सा इस पर लगाम लगाएं। ठीक है, नियमित चीज़ों पर कंट्रोलिंग करें, इससे आप पॉपुलेशन कम कर सकते हैं। चलेगा, तो आगे हम चलते हैं। इस दिन को मनाते हुए कोशिश की जाती है कि वैश्विक जनसंख्या का आंकड़ा तेजी से ना बढ़े, मौजूदा जनसंख्या में शिक्षा, रोजगार, समानता, सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता बढ़े। जागरूकता, अवेयरनेस किस क्षेत्र में बढ़ाना है कि तेजी से जनसंख्या ना बढ़े। अब ना बढ़े इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। मौजूदा जनसंख्या में शिक्षा, रोजगार, समानता, सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता बढ़े। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिससे कि आपका एजुकेशन लेवल बढ़ाओ। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर पैदा करें सरकारें, समानता, इक्वलिटी लेके आए, मेल फीमेल दोनों में समानता हो, जॉब को लेकर, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, सब में महिला और मेल और फीमेल के लिए बराबर हक, वेतन में, पद में, सब जगह बराबर इक्वलिटी होना चाहिए, और सशक्तिकरण को लेकर भी जागरूकता बढ़े। भारत और चीन विश्व के ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में शामिल हैं, जहां 1 बिलियन से ज़्यादा जनसंख्या, जो कि वैश्विक जनसंख्या का 18% है। और चाइना और ठीक है, इंडिया और चाइना 80% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हिस्सा रखते हैं। तो चलेगा, आगे चलते हैं। यहां पर हम बात करते हैं विश्व के सबसे कम जनसंख्या वाले देश। विश्व के सबसे जनसंख्या वाले देश, वेटिकन सिटी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटिकन सिटी सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। 2023-24 के बीच वेटिकन सिटी की जनसंख्या केवल 764 थी। बस देख लो, वेटिकन सिटी एक कंट्री है, उसकी जनसंख्या 764 थी। किसके अनुसार? 23-24 के बीच। टोकेलो प्रशांत महासागर में स्थित यह द्वीप 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और यहाँ लगभग 1915 लोग हैं। यहाँ पहुँचने की कुछ खास सुविधा ना होना ही इसकी कम आबादी की एक बड़ी वजह है। तो टोकेलो
एक आता है नीएयू प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप समूह के ठीक है, नीउए। यहाँ की आबादी केवल 1925 है। न्यूजीलैंड के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़े इस स्वशासित द्वीप देश का क्षेत्रफल 260 वर्ग किलोमीटर है। तो ये देश घोषित किए गए हैं। एक देश जिसमें 764 की पॉपुलेशन रहती है, जनसंख्या रहती है, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। एक देश जहां पर 1915 लोग रहते हैं, टोकेलो कहते हैं जिसको, 1915 है, दूसरे नंबर पर आता है। और नीउए जो प्रशांत महासागर में है, जिसकी जनसंख्या 1925 है। तो ये देश है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, वेटिकन सिटी, टोकेलो और नीउए। ठीक है, पढ़ लेना, समझ लेना, ये मैंने बता दिया है। इनका क्षेत्रफल भी आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, फॉकलैंड। ठीक है, फॉकलैंड कितनी आबादी है? 3500 है। मोंटसेराट, इसकी आबादी कितनी? 1990 है। ये आप देख सकते हैं, चलेगा। आगे कंटिन्यू चलते हैं हम इसी के लिए। भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या पर चलते हैं। भारत की जनसंख्या, भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17% है। और जो बीच में मैंने चाइना और इंडिया का 18% बता दिया था, वो गलत हो गया था। सिर्फ भारत की जनसंख्या 17% है। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति हमारे देश के 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि में असमान रूप से फैले हुए हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल मिलाकर 166 मिलियन निवासियों के साथ उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है। दूसरी ओर सिक्किम और लक्षद्वीप जैसे राज्यों की आबादी सबसे कम है। सिक्किम और लक्षद्वीप, सिक्किम राज्यों में और ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप जैसे राज्यों की आबादी सबसे कम है। चलेगा। जनसंख्या 0.5 मिलियन है और लक्षद्वीप के द्वीपीय राज्य की जनसंख्या वो कितनी है? 60,000 है। इस तरह का डेटा यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख लेना। अप्रोक्स इतनी पॉपुलेशन हो गई है अब इंडिया की 142.86, तो 143 करोड़ तक पहुँच गई है भारत की जनसंख्या। इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड डेली डेटा जो आता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ सकते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सोर्स स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, न्यूज़ 18, क्रिएटिव, ये देख लेना है। इसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन दोज एज 15 to 64, जो वर्किंग एज है वो कितनी? 68% है। वर्किंग एज कितनी है? जो काम करती है वो कितना है? 15 से 64 साल के जो हैं वो 68% है। तो चलेगा, समझ लेना सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 726 है। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 7,26,26,26,809। तो 72626, ठीक है, 7,26,26,26,809 है। मध्य प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 5.99% हिस्सा है। मध्य प्रदेश राज्यों की जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पर आता है। जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पर आता है। अन्य 4 राज्य, पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर आता है बिहार और 5वें स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है अपना कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, और लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 931 है, जो भारत के 943, भारत का कितना है? 943 है। मध्य प्रदेश का कितना है? 931 है। एमपी का लिंग अनुपात है 931 और भारत का लिंग अनुपात है 43। यद्यपि पिछले दशक 919 की तुलना में इसमें 12 की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितनी हुई है? 12 की वृद्धि हुई है। तो आगे चलते हैं कंटिन्यू, किसमें? मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात में 12 की वृद्धि हुई है पिछले दशक में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार।
चलेगा, आगे बढ़ाते हैं। लिंग अनुपात की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में 20वें स्थान पर है। लिंग अनुपात के मामले में मध्य प्रदेश 20वें स्थान पर है। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले 4 जिले हैं, बालाघाट, अलीराजपुर, और 1000 से अधिक। मध्य प्रदेश में जिले की बात करें तो सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है? बालाघाट का। सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है? बालाघाट का 1021 है। ठीक है, मंडला ढिंडोरी, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला ढिंडोरी, ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे अधिक 1000 से अधिक जनसंख्या वाले हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है। जो राष्ट्रीय औसत भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इंडिया की है? नीचे बैठ जाओ। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? नीचे बैठ जाओ भाई, नीचे चलेगा। जनसंख्या घनत्व इंडिया की कितनी है? 382 है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 है, 236 है। मध्य प्रदेश के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 की जनगणना की तुलना में 4% कम हुई है, और 2011 की जनगणना में कितनी है? 20.3% रही है। जनगणना 11 के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर ये रहा है 69.30%, और जो राष्ट्रीय औसत, और इंडिया का कितना है? टोटल राष्ट्रीय औसत एवरेज कितना है? 73%। कितना है? 73% है। ये डेटा है, याद रख लेना, आपके काम का है। चलेगा, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, लगभग 72.40%। ये अब इतना हो गया है, वैसे 60 पॉइंट कुछ करके है जो पुरानी जनगणना हुई है उनमें, लेकिन अब इतना हो गया है। जो राष्ट्रीय औसत 60, हाँ ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये हमारा राष्ट्रीय औसत कितना है? 68.8%। भारत का जो राष्ट्रीय औसत है आबादी, ग्रामीण आबादी, वो कितनी? 68.80% है। मध्य प्रदेश की ग्रामीण आबादी कितनी है? 72.40% है। मध्य प्रदेश की कुल शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 27-60% है। ठीक है, और जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या, ठीक है, 1,13,42,320 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? 15.6%। किसकी? एसटी जनसंख्या। जो ठीक है, एससी जनसंख्या है, एससी शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट कितनी है परसेंटेज में देखा जाए तो 15.6%। और जो हमारी शेड्यूल ट्राइब है वो कितनी है? 153 लाख, 1,53,00,000, और 1,13,00,000 हमारी एससी है, एसटी है। और जनसंख्या प्रतिशत में बात करें तो 21.1% है। तो ये डेटा आपको आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के साथ, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, विश्व जनसंख्या दिवस था, उसमें ये प्रोवाइड करवा दिया गया है। चलेगा, पिछले दशक की तुलना में वर्तमान दशक में बाल जनसंख्या में 27,181 की मामूली वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश शिशु जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 15%। मध्य प्रदेश देश में शिशु जनसंख्या में चौथे स्थान पर आता है। बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु बालिकाओं की संख्या में कमी आई है। ठीक है, बालिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, बालिकाओं की संख्या में कमी आई है। और मध्य प्रदेश में बाल लिंग अनुपात कितना है? 918 है। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 931 है। भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943 है। और बाल लिंग अनुपात कितना है? मध्य प्रदेश का 918 है। चलेगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज की जो करंट अफेयर्स है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के आधार पर थी, और साथ ही 11 जुलाई को जो महत्वपूर्ण इवेंट हुए थे
उसको इसमें उल्लेखित या जिक्र या मेंशन किया गया है और आपको ये डेटा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।